जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता। सो अब न्यायिक सक्रियता क्या है, क्या आप लोग बहुत सारे बच्चों आप लोग सुने होंगे ये वर्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, आए दिन अखबारों में ये सब चीज़ें छपती रहती है। और अगर ये वर्ड नहीं भी सुने होंगे तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, पीआईएल एक बहुत ही आजकल सुना हुआ जाता है, चर्चा में रहता है, तो जनहित याचिका, ये शब्द आप लोग सुने होंगे। So both the terms are often used in discussions about judiciary in recent times. Many people think that these two things have revolutionized the functioning of the judiciary and made it people friendly. So बहुत लोगों का ऐसा मानना है, बहुत लोगों का मानना है कि ये सब जो चीज़ें हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सॉरी, जनहित याचिका जो है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही क्रांति लाई है फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका के कार्य के तरीके हैं उसमें काफ़ी रेवोल्यूशन लाया गया है। एंड ये प्रो पीपल है, ये जनता को फ्रेंडली है ना, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ फ्लॉरिस्ड इन इंडिया इज पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और सोशल एक्शन लिटिगेशन, एसएएल। तो भारत में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का जो मुख्य तरीका है, जो मुख्य साधन है, वो है पीआईएल, है ना। और सामाजिक एक्शन लिटिगेशन, सामाजिक व्यवहार याचिका, सामाजिक व्यवहार याचिका। सो ये इसका मतलब क्या है एंड ये कब और कैसे आया है, तो ये हम समझते हैं। In normal course of law, an individual can approach the courts only if he has been personally aggrieved. तो एक नॉर्मल कंडीशन में क्या है, कोई व्यक्ति कोर्ट तभी जा सकता है, वो कोर्ट के पास तभी जाएगा भाई जब वो खुद उस पर्सनली एग्रीव्ड है, उससे उसको ही कुछ लॉस हुआ है या कुछ उससे उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति का कुछ नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत तौर पे कुछ नुकसान हुआ, तभी वो कोर्ट जा सकता है। दैट इज टू से ए पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड और हु इज इन्वॉल्व इन ए डिस्प्यूट कुड मूव टू द कोर्ट। तो किसी व्यक्ति जिसका अधिकार का उल्लंघन हुआ है या कोई व्यक्ति है जो डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। सो दिस कॉन्सेप्ट अंडरवेंट ए चेंज इन 1979. In 1979, the court set the trend when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved persons but by others on their behalf. तो 1979 में एक ऐसा मामला आया और कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, इस मामले को, कि एक ट्रेंड सेट किया कि वह एक केस, कोर्ट ने एक केस को सुना। कौन से केस को सुना? वो केस वॉज फाइल्ड नॉट बाय द एग्रीव्ड पर्सन। जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचा उसने केस नहीं किया, बल्कि किसी और व्यक्ति ने केस किया उसके बिहाफ में, बट बाय अदर्स ऑन देयर बिहाफ। तो जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा उसने केस नहीं किया, बट किसी और व्यक्ति ने उसके बिहाफ पे कि भाई इसको नुकसान पहुंचा है इसलिए मैं केस कर रहा हूँ। ये नया मैटर थर्ड पार्टी की तरह आ गया। So as this case involved a consideration of an issue of public interest, it and such other cases came to known as public interest litigation. तो ये ऐसा कोई कब कर सकता है? ऐसा तभी कोई करेगा कि यार कोई ऐसे पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है जो मैं तो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हूँ, बट शायद ये लोग जो हैं, जो दूसरे लोग जो इनसे अफेक्टेड है, शायद ये जानते ही नहीं है, ये शायद ये जानते भी हैं तो इनके पास शायद उतना समझ नहीं है, और अगर समझ भी है तो शायद इनके पास संसाधन नहीं है कि ये केस कर सके। तो ये एक मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है एंड देन आई विल फाइल ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन देयर बिहाफ, है ना। सो अराउंड द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक अप द केस अबाउट राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, और उसी समय सुप्रीम कोर्ट्स ने जो प्रिजनर्स के अधिकार है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस where public spirited citizens and voluntary organizations sought judicial intervention for protecting of existing rights, betterment of life conditions of poor, protection of environment, and many other issues in the interest of the public. PIL has become the most important vehicle of judicial activism. तो इसके बाद क्या हुआ कि ये लार्ज नंबर ऑफ गेट्स खुल गए, ऐसे बहुत दरवाजे खुल गए, ऐसे बहुत तरीके के केसेस आए हैं जहाँ पे जो व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है ना, जो जनता के प्रति वो बहुत जागरूक नागरिक हैं और जनता के प्रति उनका बहुत ही अच्छी सोच समझ है और जनता के लिए वो लड़ना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाहते हैं कि जनता के लिए कुछ किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुडिशियल इंटरवेंशन, बहुत जगहों पे मैटर को कोर्ट में ले गए, जुडिशियल इंटरवेंशन मांगा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट, जो अधिकार हैं, जो उपलब्ध अधिकार हैं उनकी संरक्षण के लिए, फॉर बेटरमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ द लाइफ, बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशंस ऑफ पुअर, जो गरीब हैं उनकी जो जीवन शैली की जो कंडीशन है, उनकी जो गरीबी में रहने की जो उनकी कंडीशन है उसके बेटरमेंट के लिए केस किया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा
वातावरण है उसके संरक्षण के लिए, एंड बहुत सारे इशूज जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं। सो नाउ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। सो जनहित याचिका जो है आज के डेट में वो न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हम कहेंगे। Judiciary, which is an institution that traditionally confined to responding to cases brought before it, है ना, began considering many cases merely on the basis of newspaper reports and postal complaints received by the court. Therefore, the term judicial activism became the more popular description of the role of judiciary. तो पहले जो क्या था, जुडिशरी जो था वो पारंपरिक तरीके से क्या था, जुडिशरी का मतलब हम यही समझते थे कि कभी किसी व्यक्ति को कुछ हुआ है तो वो व्यक्ति ही को केस करेगा और मैटर कोर्ट में जाएगी। बट नाउ PIL के थ्रू क्या हुआ कि कोई भी चीज़ें अगर अखबार में छपी है उस रिपोर्ट के आधार पे भी कोर्ट्स ने उन केसेस को सुना है। कोई पोस्टल कंप्लेंट, किसी ने चिट्ठी लिखकर पोस्टल कंप्लेंट भेज दिया कोर्ट को और कोर्ट ने देखा कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो कोर्ट ने ऐसे केसेस को भी सुना है। तो यहाँ पे द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म मोर पॉपुलर नाउ, जुडिशियल जो न्यायिक सक्रियता है वो बहुत ही, जो हमारी जुडिशरी की रोल है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। थ्रू द PIL द कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स, है ना। तो इन जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया, एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स। नाउ अधिकार में क्या क्या गया, क्लीन एयर, अनपोल्यूटेड वाटर, है ना, डिसेंट लिविंग, इट इज आर राइट्स फॉर इंटायर सोसाइटी, ये समाज का, पूरे समाज का अधिकार है इन सब चीज़ों पे। सो देयरफॉर इट वाज फेल्ट बाय द कोर्ट दैट इंडिविजुअल्स एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट हैव द राइट टू सीक जस्टिस वेरेवर सच राइट्स आर वायलेटेड। तो अगर इन सब अधिकारों का कहीं पे भी हनन हो रहा तो किसी भी व्यक्ति को, समाज के किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि जस्टिस मांगने के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है ऑन वायलेशन ऑफ ऑल दिस थिंग। दूसरी तरीके से हम देखेंगे तो थ्रू PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म पोस्ट 1980 पीरियड, 1980 के बाद जो ये PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म जो हुआ है रेगुलरली, तो जुडिशरी हैज आल्सो शोन रेडीनेस टू टेक इनटू कंसिडरेशन द राइट्स ऑफ दो सेक्शन। तो जुडिशरी ऐसे सेक्शंस के लोगों के भी अधिकारों को देख रही है जो इजिली कोर्ट पहुंच नहीं सकते हैं, है ना, दोज हु कैन नॉट इजिली अप्रोच द कोर्ट, जो गरीब थे, जिनके पास उनके पास समझ नहीं थी, अगर समझ थी तो संसाधन नहीं थे या जागरूकता नहीं थी, तो अगर ऐसे लोगों के मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अब देख रही है। फॉर दिस पर्पस द जुडिशरी अलाउड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉयर टू फाइल पेटिशंस ऑन द बिहाफ ऑफ द नीडी एंड डिप्राइव्ड। जो नीडी और डिप्राइव्ड है उनके बिहाफ में जो लॉयर्स हैं या पब्लिक इंटरेस्ट स्पिरिटेड सिटीजन्स है या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो केस फाइल कर सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता हैज हैड मेनी फोल्ड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे इसका बहुत ही इम्पैक्ट रहा है, प्रभाव रहा। इट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड द जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल बट ऑल्सो ग्रुप एक्सेस टू द कोर्ट। सो नाउ अब किसी व्यक्ति नहीं बल्कि ग्रुप्स को भी कोर्ट्स का एक्सेस मिल चुका है ना। तो ये हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायिक सिस्टम है, उसको बहुत ही डेमोक्रेटाइज्ड कर दिया है, लोकतांत्रिक बना दिया है। इट हैज़ फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, तो इसने जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जवाबदेही को इसने फोर्स किया है, इम्पोज करवाया है। इट हैड ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक इलेक्टोरल सिस्टम, है ना, ये एक कोशिश है कि टू मेक इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। तो जो हमारा कानूनी व्यवस्था है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना, जो है ना, कानून की जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको फ्री एंड फेयर बनाने में मदद किया है। द कोर्ट आस्क्ड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू फाइल एफिडेविट्स इंडिकेटिंग देयर एसेट्स एंड इनकम अलॉन्ग विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सो दैट द पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बेस्ड ऑन द एक्यूरेट नॉलेज। तो कोर्ट ने कैंडिडेट को आस्क किया है कि आज अगर कोई भी चुनाव का कैंडिडेट होता है तो उनको एफिडेविट फाइल करना पड़ता है जिसमें उनको बताना होता है कि उनकी एसेट्स कितने हैं, उनके इनकम क्या है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सो दैट जब अगर ये सब चीज़ें उपलब्ध रहेगी जनता के बीच में तो जनता जब वोट करेगी तो एक नॉलेज के साथ करेगी, वो अपने प्रतिनिधित्व को एक्यूरेट नॉलेज के बेसिस पे वोट करेगी, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि मैं जिसको चुनने वाला हूँ उन कैंडिडेट्स का क्या क्राइटेरिया, उनका एसेट्स क्या, उनके इनकम क्या, उनके क्वालिफिकेशंस क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सब एफिडेविट में उनको फाइल करने की ज़रूरत है। उसके बाद जनता इन चीज़ों को मद्देनजर रख के वो वोट कर सकती है। देयर इज हाउएवर ए नेगेटिव साइड टू द लार्ज नंबर ऑफ PILs एंड आइडिया ऑफ द प्रोएक्टिव जुडिशरी। तो अभी तक हमने PIL के पॉजिटिव पार्ट्स देखे, बट कुछ इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं, है ना।
सो अभी तक हमने जुडिशियल एक्टिविटी, बेसिकली प्रोएक्टिव जुडिशरी की जो हम बात कर रहे हैं कि जुडिशरी अगर बहुत ज़्यादा ही सक्रिय रहती है तो इसका कुछ एक नकारात्मक पहलू भी है। इन द फर्स्ट प्लेस इट हैज़ ओवरबर्डन द कोर्ट्स, ऑफ कोर्स अब पीआईएल इतने ज़्यादा आने लगे हैं कि कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया, ओवरबर्डन हो गया। सेकेंडली, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड जुडिशियरी ऑन द अदर। द कोर्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग क्वेश्चंस विच बिलोंग्स टू एग्जीक्यूटिव। तो ये जो बेसिकली जो तीनों के अपने अपने कर्तव्य हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इनके जो अपने कर्तव्य हैं और एक दूसरे साइड जुडिशरी का जो रोल है, तो ये इन दोनों में किसका क्या है कर्तव्य है, किसका कहाँ तक काम है, किसका कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इस लाइन को ब्लर कर दिया गया। ये डिस्टिंक्शन थोड़ा सा अब धुंधला पड़ गया है। द कोर्ट बहुत सारे ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हुआ है जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव का रोल था, जो एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए, बट कोर्ट उसमें इंटरफेयर करके एक्टिवली इन्वॉल्व होकर उन चीज़ों को करवाया है। सो दस फॉर इंस्टेंस reducing air or sound pollution or investigating cases of corruption or bringing about electoral reforms is not exactly the duty of the judiciary. So like हमने जैसा बोला कि वातावरण में एयर का पोल्यूशन कम करना, साउंड पोल्यूशन कम करना, या करप्शन भ्रष्टाचार के केस को इन्वेस्टिगेट करना, उनकी छानबीन करना, या ब्रिंगिंग अबाउट, या फिर न्यायिक प्रक्रिया में कुछ रिफॉर्म्स लाना, सुधार लाना, ये सब जुडिशरी की ड्यूटी नहीं है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द जुडिशरी ऑफ द ड्यूटी, दीज आर द मैटर्स टू बी हैंडल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक्चुअली प्रशासन के द्वारा हैंडल किए जाने चाहिए सब मैटर, अंडर द सुपरविजन ऑफ लेजिस्लेचर, और ऑफकोर्स लेजिस्लेचर के सुपरविजन में, उनके देख रेख में ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा करना चाहिए। So therefore some people feel that judicial activism had made the balance among the three organs of the government very delicate. तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता है, वो जो बैलेंस था तीनों सरकार के तीनों अंगों के बीच में, उसको काफ़ी डेलिकेट बना दिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट रेस्पेक्टिंग द पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर्स। ऑफ कोर्स जो न्यायिक जो बेसिकली प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, वो इस पे आधारित है कि जो गवर्नमेंट के तीनों अंग हैं, जो सारे अंग हैं, वो एक दूसरे को, शक्तियों को और उनके क्षेत्राधिकार को इज्जत करें। जुडिशियल एक्टिविज्म में भी क्रिएटिंग स्ट्रेन्स ऑन दिस डेमोक्रेटिक, और जुडिशियल एक्टिविज्म से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत के ऊपर थोड़ा स्ट्रेन है, थोड़ा खिंचाव है, थोड़ा तानवी। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं दोस्त, जुडिशियरी एंड राइट्स। वी हैव ऑलरेडी सीन द जुडिशियरी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जो लोगों के अधिकार है, उसको बचाने का ऑलरेडी जिम्मेदारी जुडिशियरी के ऊपर है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू वेज इन विच सुप्रीम कोर्ट कैन रेमेडी द वायलेशन ऑफ राइट्स। तो अगर वायलेशन ऑफ राइट होता है, राइट्स का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दो तरीके से बोला है कि कानून का उल्लंघन, जो संविधान जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, वो कैसे रिस्टोर किया जाए। फर्स्ट, इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट बाय इशूइंग रिट्स ऑफ हैवियस कॉर्पस। तो ये फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कर सकता है, रिट इशू कर सकता है हैवियस कॉर्पस का, है ना, आर्टिकल 32 में लिखा है। हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द पावर टू इशू सच रिट्स। तो आर्टिकल 226 में लिखा है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके पास भी ये शक्तियाँ हैं। Secondly, the Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional and therefore non-operational. तो आर्टिकल 13 में ये लिखा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है, और उसको लागू होने से रोक सकता है, तो वो नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा। जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा तो नॉन ऑपरेशनल। तो इन दो तरीके से जुडिशियरी ने राइट्स को इंश्योर किया है कि जो लोगों के राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट रखा जाए। Together, these two provisions of the Constitution establish the Supreme Court as the protector of the fundamental rights of the citizen on the one hand and the interpretation of the Constitution on the other. तो एक तरीके से ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी बनाता है कोर्ट को, और दूसरी तरफ से इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाता है। द सेकेंड ऑफ द टू वेज मेंशन्ड अबव इन्वॉल्व्स जुडिशियल रिव्यू। तो जो दूसरा रास्ता जो हमने कहा था कि जिसके बाद संविधान उसको किसी कानून को चेक करता है और उसके बाद उसको गैर संवैधानिक घोषित करता है, तो इस चीज़ को एक्चुअली हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है ये। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, शायद जुडिशियल पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, यही जो पावर है ना, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट पावर है ना, न्यायिक पुनरावलोकन।
न्यायिक पुनरावलोकन, रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ इफ द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सच ए लॉ इज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनएप्लीकेबल। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझते हैं। जुडिशियल रिव्यू मीन्स, इसका मतलब है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, केंद्र के मामले में पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के मामले में पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स, है ना, टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, किसी भी कानून का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वो संवैधानिक है या नहीं है उसको एग्जामिन कर सकता है। इफ द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन, अगर कोर्ट ऐसे कंक्लूजन पे आता है, ऐसा निष्कर्ष पे पहुंचता है दैट द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कानून जो है वो संविधान के जो प्रावधान है उससे इनकंसिस्टेंट है, उसके तर्क संगत नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, तो जो ऐसे लॉ हैं, सच लॉ इज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनएप्लीकेबल, ऐसे संविधान को ऐसे कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे और इनएप्लीकेबल, और वो लागू नहीं हो सकते हैं। The term judicial review is nowhere mentioned in the constitution, ये संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान में कहीं मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू, ये पावर कहीं मेंशन नहीं है। However, the fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against the fundamental rights, है ना, तो ये चूंकि ये मेंशन नहीं है, बट फिर भी यद्यपि ये मेंशन नहीं है, फिर भी हमारे देश में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, निरस्त कर सकता है, जो कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो या फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जाने वाले कानून को निरस्त कर सकता है। सो इसका इम्प्लाई करता है, इससे हम समझ सकते हैं, इससे हमको यही समझ आता है, इम्प्लिसिटली गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये इम्प्लिसिटली इम्प्लाई करता है सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। Besides, or as we saw in the section on jurisdiction of the Supreme Court, it is the case of federal relation. In the case of the federal relations too, the Supreme Court can use the review powers if a law is inconsistent with the distribution of powers laid down by the Constitution. तो अगर हम ये भी देखते हैं कि जो फेडरल रिलेशनशिप वाले मुद्दे हैं, जो संघ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, है ना, जहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कोई टसल है, कोई इशू है, तो ऐसे मैटर भी अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो निर्धारित पावर्स है, जो शक्तियां दी गई है दोनों को, अगर उसमें कहीं उल्लंघन हुआ है या उसके साथ नहीं है, उसके साथ तालमेल नहीं खा रहा, तो ऐसे भी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है और ऐसे रिव्यू कर सकता है। सपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स ए लॉ, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाता है, विच अकॉर्डिंग टू सम स्टेट, जो किसी कुछ राज्यों को ऐसा लगता है कि कंसर्न ए सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, कुछ राज्यों को ऐसा फील होता है कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इस पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, देन द स्टेट्स कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट्स ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और इफ द कोर्ट अग्रीज विद देम इट वुड डिक्लेयर दैट द लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ऐसे केसेस में उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा कोर्ट। इन दिस सेंस द रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम court includes power to review legislations on the ground that they violate the fundamental rights or on the ground that they violate the federal distribution of the powers। तो ऐसे मामले में हमें ये समझ में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दो मामले में चीज़ों को निरस्त कर सकता है, कानून को निरस्त कर सकता है। एक कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है ना, हमारे किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, या किस क्षेत्र ग्राउंड पे कर सकता है, अगर वो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को वायलेट कर रहा, तो ऐसे मामले पे भी उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। द रिव्यू पावर एक्सटेंड टू द लॉज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑल्सो, और ये पावर अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो उसके ऊपर भी रिव्यू का पावर लागू होता है। सो हम देख रहे हैं भाई कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में। टुगेदर द रिट पावर्स एंड द रिव्यू पावर्स ऑफ द कोर्ट मेक जुडिशियरी वेरी पावरफुल। तो जो रिट्स की पावर है ना, कुछ करने का आदेश देना, कुछ नहीं करने का आदेश देना, या कुछ करने से रोक देने का आदेश देना, और जो रिव्यू करने की जो शक्ति है ना, मैटर को रिव्यू करना कि वेदर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये दोनों पावर जो है हमारे जुडिशियरी को बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। इन पर्टिकुलर द रिव्यू पावर मीन्स द जुडिशियरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब यही होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान और जो लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर विधायिका के द्वारा जो भी कानून पास की जाती है, इनको व्याख्या करने का, इंटरप्रेट करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है।
जुडिशरी के पास है। मैनी पीपल थिंक दैट दिस फीचर इनेबल्स द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो बहुत लोगों का मानना है कि ये जुडिशरी को इनेबल्स द जुडिशरी, न्यायपालिका को इनेबल करता है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली, तो जो संविधान को संरक्षण, प्रभावी रूप से संरक्षण करने में उसको इनेबल करता है, और जो लोगों के, नागरिकों का जो अधिकार है उसको भी संरक्षित करने में ये मदद करता है। द प्रैक्टिस ऑफ एंटरटेनिंग PILs have further added to the powers of judiciary in protecting rights of citizen। और हमने जैसा कि अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो एंटरटेन कर रहा सुप्रीम कोर्ट, इससे जुडिशरी की और पावर्स बढ़ जाती है। नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, PIL कैन कम टू हाई कोर्ट ऑल्सो। तो जो PIL का जो एंटरटेन करने के पावर है, तो इसके हिसाब से न्यायपालिका के जो लोगों का जो अधिकार है उसको संरक्षित करने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। नाउ अगर आपको याद होगा कि इन द चैप्टर ऑन राइट्स, जो हम अधिकारों की बात कर रहे थे, हमने राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की भी वहाँ पे बात की थी। सो दिस राइट प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी, ट्रेड इन ह्यूमन फ्लैश एंड प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब्स। इन सब चीज़ों पे रोक लगाता है। बट द क्वेश्चन इज हाउ कुड दोज हुज राइट्स वेयर वायलेटेड अप्रोच द कोर्ट। तो ऐसे लोग कैसे कोर्ट को पहुंच पाएंगे। सो द PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म मेड इट पॉसिबल फॉर कोर्ट्स टू कंसिडर दिस वायलेशन। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनको हजार्डस जगह पे जॉब लगाया जा रहा है, ह्यूमन फ्लैश ट्रेड में लोग शामिल है, जो बंधुआ मजदूरी में, ये लोग इतने मतलब अलग अलग तरीके से देखे जाएंगे, तो इनके पास वो समझ और संसाधन नहीं है कि ये कोर्ट में जाकर अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सके। सो PIL और जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसके थ्रू ये पॉसिबल है। नाउ दस द कोर्ट कंसिडर्ड ए होल सेट ऑफ केसेस द ब्लाइंडिंग ऑफ जेल इनमेट्स बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा जो जेल में बंद कैदी थे उनके आंखों में एसिड डाल दिया जा रहा था, अंधा कर दिया जा रहा था। इस केस को देखा गया कोर्ट के द्वारा। इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशन इन द स्टोन क्वेरीज, पत्थरों को काटने वाले क्वेरीज में जो लोग काम करते हैं उनका कंडीशन बहुत ही इनह्यूमन था। ऐसे केसेस को कोर्ट ने देखा है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे केसेस को कोर्ट ने PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू देखा है। सो दिस हैज़ मेड राइट्स रियली मीनिंगफुल। तो इस PIL एंड जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये हम कह सकते हैं कि एक्चुअली इसने अधिकारों को रियली मीनिंगफुल बनाया है फॉर पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस। जो गरीब और जो डिसएडवांटेज्ड लोग हैं, जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, है ना, उनके लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। So apart from taking a very active stand on the matter of rights, the court has been active in seeking to prevent subversion of the constitution through political practice. Thus, areas that were considered beyond the scope of judicial review, such as powers of the president and governor, were brought under the purview of the courts. So सिर्फ अधिकारों की बात हम नहीं कर रहे, on the matter of rights, not only on the matter of rights. The court has been active in seeking to prevent subversion of the constitution. अगर किसी political प्रैक्टिस के थ्रू, है ना, पॉलिटिकल प्रैक्टिस के थ्रू अगर संविधान को सबवर्ट करने का कोशिश किया गया है, तो संविधान को अगर ठेंगा दिखाने का, सबवर्ट करने की कोशिश की गई है, तो वहाँ पे भी जुडिशियरी ने बढ़ चढ़ कर आया है। तो एरियाज दैट वर कंसिडर्ड द बियॉन्ड, जो माना जाता था कि जो न्यायिक रिव्यू, पुनरावलोकन के एरिया से, स्कोप से, दायरे से बाहर है, जैसे कि प्रेसिडेंट का पावर या गवर्नर का पावर, इन सब क्षेत्राधिकार से बाहर है, बट कोर्ट ने इसको अपने परव्यू में ले आया है। नाउ इन चीज़ों को भी देख सकती है कोर्ट्स। There are many other instances in which Supreme Court actively involved itself in the administration of justice by giving direction to the executive agencies. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन में खुद से इन्वॉल्व हुआ और ऐसे पावर दिया, इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, है ना, जस्टिस को इंश्योर करने में उसने प्रशासन में घुसना पड़ा और डायरेक्शन दिया एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को। इट गेव डायरेक्शन टू CBI टू initiate investigations against politicians and bureaucrats in the Hawala case, the Narasimha Rao case, illegal allotment of petrol pumps, etc. You may have heard about some of these cases. Many of these instances are the products of judicial activism. तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है CBI को कि किसी केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए किसी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट में। कुछ केसेस का नाम आप सुने होंगे, हवाला केस, नरसिम्हा राव केस, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप के। सो इन सब चीज़ों में CBI को डायरेक्टिव दिया है कि यू गो एंड इन्वेस्टिगेट दिस थिंग्स।
So the Indian constitution is based on a delegate principle of limited separation of powers of checks and balance. समझ गया? So जो भारतीय संविधान की शक्ति सीमित बंटवारे है ना, लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स, सीमित बंटवारे है ना, और अवरोध तथा संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस के इस सिद्धांत पे बना हुआ है. दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज ए क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग, मतलब हर एक अंग के पास अपना क्लियर एरिया है कार्य करने का. जैसे द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉज, तो जब लॉ बनाने की बात हो तो वहाँ पे संसद सुप्रीम है ना. सो पार्लियामेंट इज सुप्रीम मेकिंग लॉ एंड इमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान के संशोधन में भी उनको सुप्रीम है, दैट इज डन बाय पार्लियामेंट. द एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इन इम्प्लीमेंटिंग द, तो एग्जीक्यूटिव इनके कार्यान्वयन में, इनके इम्प्लीमेंटेशन में सुप्रीम है. While the judiciary is supreme, judiciary in settling disputes, in disputes को settle करने में and decide करने में whether the laws have been made are in accordance with the provisions of the constitution, ये संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अकॉर्डिंग में बना या नहीं बना, तो इस चीज़ का निर्धारण में भी जुडिशरी सुप्रीम है. डिस्पाइट सच क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर्स, the conflict between parliament and judiciary and executive and judiciary has remained a recurrent theme in Indian politics. इसके बाद भी हमारे देश में पार्लियामेंट और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में काफ़ी बार मुद्दे आए हैं, हुए हैं. We have already mentioned the differences that emerged between the parliament and judiciary over right to property and the parliament's power to amend the constitution. तो हम पहले ही आपको पुराने चैप्टर में हमने बताया है कि एक राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा दिया गया, और एक पार्लियामेंट को संविधान को अमेंड करने के जो पावर्स हैं, तो इन दोनों पे ऑलरेडी जुडिशरी और पार्लियामेंट में काफ़ी कुछ हुआ है. हम थोड़ा सा आपको याद दिलाएंगे. इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन ए कंट्रोवर्सी अरोज ओवर द पार्लियामेंट्स पावर टू रेस्ट्रिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी, है ना. सो बट द पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी. पार्लियामेंट चाहता था कि जो राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, सो दैट लैंड रिफॉर्म्स कुड बी इम्प्लीमेंटेड. दो ऐसा माना जा सकता है कि पार्लियामेंट लैंड रिफॉर्म लाना चाह रहा था, जो पार्लियामेंट का इंटेंट था वो एक अच्छा था, बट देन वो राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जा रहा था. द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट दस रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट. तो कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता. द पार्लियामेंट दैट ट्राइड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द पार्लियामेंट ने संविधान को ही अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन किया, बट द कोर्ट सेड दैट इवन थ्रू एन अमेंडमेंट ए फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अब्रिज्ड. तो अमेंडमेंट ला कर भी एक फंडामेंटल राइट को आप अब्रिज नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे कोर्ट ने इंटरफेयर किया. The following issues were at the center of the controversy between the parliament and judiciary. तो पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में ये सब मुद्दे पे हो रहा था, इश्यूज थे. व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, जो निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है. व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टेल, अब्रीज और अब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स. मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है. व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है ना. एंड कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज दैट अब्रीज फंडामेंटल राइट्स व्हाइल इन्फोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल. क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगाता हो. ड्यूरिंग द पीरियड 1967 एंड 1973, इस पीरियड में दिस कंट्रोवर्सी बिकम वेरी सीरियस, ये कंट्रोवर्सी बहुत ही आगे बढ़ गई. अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स laws enforcing preventive detention, laws governing reservation in jobs, regulations acquiring private property for public purposes, and laws deciding the compensation for such acquisition of private property were some instances of conflict between the legislature and judiciary. तो सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं, बहुत सारे इशूज़ पे लैंड रिफॉर्म, प्रिवेंटिव डिटेंशन के मुद्दे पे, रिजर्वेशन इन जॉब्स के मुद्दे पे, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस के मुद्दे पे लॉर्ड्स हैं, कंपनसेशन फॉर सच एक्विजिशन, ऐसे मुद्दों पे ये मैटर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया. सो इन 1973 सुप्रीम कोर्ट गेव ए डिसीजन, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, दैट हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी सिंस देन. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है, ये आप लोग सभी व्यक्ति को याद होना चाहिए. इनफैक्ट ये
कौन बनेगा करोड़पति के किसी एक सीजन में, आई रिमेंबर ये सवाल 1 करोड़ का ये सवाल था इस फैसले के ऊपर। सो समझ जाइए ये इंडिया का आई थिंक अभी तक का वन ऑफ द सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का यही है। दिस केस इज़ फेमस एज केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस याद रखना दोस्तों, याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। सो इन दिस केस द कोर्ट रूल्ड दैट देयर इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। सो उसका मूल ढांचा एक बेसिक स्ट्रक्चर, एंड नोबडी मीन्स नोबडी, नॉट इवन द पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट, उसका नोबडी नॉट इवन द पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट, पार्लियामेंट भी नहीं है ना। नोबडी मीन्स नोबडी नॉट इवन द पार्लियामेंट, इवन पार्लियामेंट भी नहीं, इवन थ्रू अमेंडमेंट भी नहीं, कैन वायलेट, नोबडी कैन, नो कोई इसमें से कोई भी कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, तो जो मूल ढांचा है इसका कोई वायलेशन नहीं कर सकता। द कोर्ट डिड 2 मोर थिंग्स, कोर्ट ने 2 और चीज़ें किया। फर्स्ट इट सेड, कोर्ट ने सबसे पहला क्या किया, इट सेड दैट राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, द डिस्प्यूटेड इशू, जो इशू था एक्चुअली was not part of the basic structure and therefore could be suitably abridged। ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, तो इससे छेड़छाड़ की जा सकती है। दूसरा, द कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ, कोर्ट ने अपने आप के लिए रिजर्व कर लिया इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर मैटर्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट रिजर्व, सो कोर्ट सारे ऐसे मुद्दे को निर्धारित करेगी कि ये जो मैटर है ये एक्चुअली मूल ढांचा को, संविधान के मूल ढांचा को, क्या चीज़ संविधान के मूल ढांचे को अफेक्ट करता है, क्या चीज़ संविधान के मूल ढांचे को अफेक्ट नहीं करता है, इसका डिसीजन लेने का अधिकार कोर्ट के पास खुद ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपन खुद है। सो दिस केस इज परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ जुडिशरी यूजेज इट्स पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये शायद सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जुडिशरी संविधान को इंटरप्रेट करके अपने पावर से कैसे संविधान को व्याख्या करता है, इंटरप्रेट करता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कोर्ट ने पावर रख लिया अपने पास कि वही डिसाइड करेगा कि क्या मैटर बेसिक मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है और क्या नहीं करता है। दिस रूलिंग है चेंज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये लेजिस्लेचर ने और जुडिशरी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसके संबंध का जो स्वभाव है उसको बदल दिया। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज टेकन अवे फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया 1979 में। ही मैंने आपको पहले भी राइट्स वाले चैप्टर में बताया है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्ड इन चेंजिंग द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके बाद सरकार के दोनों अंगों के बीच में एक अच्छा, मतलब एक अच्छा नेचर भी बन गया, मतलब एक अच्छे तरीके से संबंध स्थापित करने में भी मदद किया, क्योंकि अब दोनों का दायरा थोड़ा क्लियर हो गया। सम इशूज स्टिल रिमेन ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द 2। कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो दोनों के बीच में विरोध का कारण है, कुछ बिंदु विवाद के बिंदु हैं। लाइक कैन द जुडिशियरी इंटरवीन एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। क्या जुडिशियरी जो लेजिस्लेचर है विधायिका के कार्यों के बीच में इंटरवेन कर सकता है या उसको रेगुलेट कर सकता है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू गवर्न इटसेल्फ एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर के पास, न्यायपालिका के पास, विधायिका के पास, लेजिस्लेचर के पास ही पावर है कि वो अपने आप को कैसे गवर्न करे और कैसे रेगुलेट करे, अपने मेंबर्स का बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करे। दस द लेजिस्लेचर कैन पनिश ए पर्सन हु द लेजिस्लेचर होल्ड्स गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर। तो अगर कोई लेजिस्लेचर की प्रिविलेज को ब्रीच करता है तो ऐसा व्यक्ति अगर है तो उसको लेजिस्लेचर ही पनिश कर सकता है। कैन ए पर्सन हु इज हेल्ड गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्लेस सीक्स प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट। और ऐसे मामले में क्या किसी व्यक्ति के अगर गिल्टी करता है और किसी को पनिशमेंट देता है लेजिस्लेचर, तो क्या वो कोर्ट के पास प्रोटेक्शन मांग सकता है। कैन ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अगर हुम्स द लेजिस्लेचर हैज टेकन डिसिप्लिनरी एक्शन गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट। क्या किसी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट लेजिस्लेचर ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, क्या वो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में जा सकता है। दीज इशूज आर अनरिजॉल्व एंड आर मैटर्स ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2। तो ये मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है और ये एक कारण हो सकता है दोनों के बीच में विवाद का। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। सिमिलरली जो जजेस का जो कंडक्ट है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता है।
There have been several instances where the parliament and state legislatures have cast aspersions on the functioning of the judiciary, है ना। बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी हैं जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जुडिशरी के फंक्शन के ऊपर उन्होंने एस्पिरेशंस किया है। सिमिलरली द जुडिशरी टू हैज क्रिटिसाइज्ड द लेजिस्लेचर एंड इशूड इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर अबाउट द कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस। उसी तरीके से बहुत बार जुडिशरी ने भी क्रिटिसाइज किया है लेजिस्लेचर को और इंस्ट्रक्शन पास किया है कि लेजिस्लेचर कैसे कंडक्ट करे अपने बिजनेस को। द लेजिस्लेचर सी दिस एज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। और जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो इसे संसदीय संप्रभुता पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन देखती है, उसके विपरीत में इसको देखती है। सो दीज इशूज इंडिकेट हाउ डेलिकेट द बैलेंस बिटवीन एनी टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज। ये दिखाता है कि सरकार के किसी दो अंग के बीच में कितना डेलिकेट संबंध है एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। भारत के किसी सरकार के किसी भी अंग के बीच में ये कितना इंपॉर्टेंट है एक लोकतंत्र में, टू रिस्पेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट ऑथोरिटी को, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के सत्ता के प्रति, ऑथोरिटी के प्रति कितना रिस्पेक्ट किया जाए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, जुडिशरी चैप्टर समाप्त हो गई है ना। और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। सो नाउ अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ जुडिशरी। हमने जुडिशरी का जो रोल है, उसकी क्या भूमिका है, उसको हमने पढ़ा इन आवर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, हमारे लोकतांत्रिक संरचना के अंतर्गत। इन स्पाइट ऑफ द टेंशन दैट अरोज फ्रॉम टाइम टू टाइम बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर्स, द प्रेस्टीज ऑफ जुडिशरी हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। तो जबकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव्स और इन दोनों और जुडिशरी के बीच में बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, बहुत बार टेंशन्स हुए हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो जुडिशरी जो है हमारे देश का, उसका इंक्रीज, उनकी जो प्रेस्टीज है, उनका जो इज्जत है, हम कह सकते हैं प्रेस्टीज है, वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। एट द सेम टाइम देर आर मेनी मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द जुडिशरी। उसके साथ ही जुडिशरी से अभी भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें हैं हमारे देश में। ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑल्सो वंडर हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर मेनी पीपल टू गेट ईजी इक्विटल्स एंड हाउ विटनेसेस चेंज देयर टेस्टिमोनीज टू सूट द वेल्दी एंड द माइंड। तो आम नागरिकों को ऐसा लगता है, उनको वो खुद आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसा पॉसिबल है हमारे देश में कि जो बहुत सारे लोग, जो खास करके जो बड़े लोग हैं, वो कैसे माफ़ कर दिए जाते हैं, इक्विट हो जाते हैं कि और कैसे विटनेसेस बदल दिए जाते हैं, है ना। उनके विटनेसेस का स्टेटमेंट बदल दिया जाता है और ये जनरली सूट करता है जो बड़े लोग हैं, वेल्दी एंड माइटी, जो पावरफुल और जो धन धान्य लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उनके वो टिल्टेड है, ऐसा लगता है। सो दिस आर सम इशूज अबाउट विच आवर जुडिशरी इज कंसर्न टू। और इन मुद्दों को लेकर हमारी जो न्यायपालिका है वो भी चिंतित है। फर्दर यू हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट जुडिशरी इन इंडिया इज़ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन। तो आपने देख ही लिया कि भारत में जो जुडिशरी है वो बहुत ही शक्तिशाली संस्था है। दिस पावर हैज जनरेटेड मच ओ एंड मेनी होप्स फ्रॉम इट, है ना। जुडिशरी इन इंडिया इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। और भारत के जो जुडिशरी है ये अपनी स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है। थ्रू वेरियस डिसीजंस द जुडिशरी हैज़ गिवन न्यू इंटरप्रिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपने बहुत सारे फैसलों के द्वारा संविधान का बहुत नए तरीके से व्याख्या किया है। एंड प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ सिटीजन, एंड नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया है। एज वी सॉ इन दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर में देखा, डेमोक्रेसी हिंजेस ऑन द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। सो हम देखते हैं कि लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है ना। डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर, संवेदनशील बैलेंस ऑफ पावर पर आधारित है बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, एंड बोथ इंस्टीट्यूशन हैव टू फंक्शन विद इन द लिमिटेशन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन दोनों जो बॉडीज है, दोनों जो सरकार के अंग है, इसको जो संविधान के द्वारा जो सीमाएँ तय की गई है उसके अंतर रहते ही काम करना है, फंक्शन विद इन द लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, जुडिशरी। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। जो हमारा एम था चैप्टर का वो आपको समझने में क्लैरिटी से आप समझ चुके होंगे। आई होप आई हैड मेड इट क्लियर। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है दोस्तों तो आप प्लीज़ दोबारा इस पर्टिकुलर इश्यूज़ को, पर्टिकुलर टॉपिक को आप फिर से समझना। और अगर उसके बाद भी आप लोगों को कुछ क्लियर होता है, क्लियर नहीं होता है, तो यू कैन, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर टू दैट। सो दैट्स ऑल दोस्तों आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।